सरदार जी की फूड वैन। पंजाब के एक हरे भरे गांव भटिंडा के पास बसे धौलपुर में रहने वाला किसान धर्मवीर सिंह अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गुरप्रीत और बेटी सिमरन रहते थे। गांव में लोग उन्हें प्यार से सरदार जी कहते थे। उसके खेतों में गेहूं और सरसों की फसल लहलहाती थी। सुबह होते ही धर्मवीर खेतों में पहुंच जाते और शाम को थके हुए घर लौटते। आ गए जी तुसी, हुण हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। चंगा जी चंगा, भूख भी मैनू बड़े जोरों की लगी सी। इस बार वेखना गुरप्रीत, सानू अच्छा खासा मुनाफा होगा फसल बेचकर। इस बार खूब मेहनत की है मैंने। वाहिगुरु जी मेहर करिए, ऐसा ही होगा जी। लेकिन कहते हैं ना, कल क्या होगा ये भला किसको पता। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक रोज आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। तेज बारिश शुरू हुई। ओ जी, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ओ ये तो चंगी गल है ना गुरप्रीत, खेतों के लिए तो बारिश अच्छी होती है। चल अब चलकर सोचा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बारिश तबाही बनकर आने वाली है। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही और फिर एक रात गांव में अफरा तफरी मच गई। बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई, जल्दी करो, सब अपने अपने घर खाली करो। आवाज सुनकर धर्मवीर बाहर दौड़े हुए आए। उन्होंने देखा चारों तरफ पानी ही पानी था। खेत पूरी तरह डूब चुके थे। हे वाहिगुरु, मेरी पूरी फसल खराब होगी, मैं तो बर्बाद हो गया। फिर कुछ ही घंटों में पानी उनके घर तक पहुंच गया। धीरे धीरे पानी उनके कमरे में भी भरने लगा। उनकी बेटी सिमरन रोते हुए बोली, पापा मेरा घर डूब जाएगा क्या? और नहीं, तू डर मत पुत्र, वो सब ठीक होगा। लेकिन हालात अब बहुत खराब हो चुके थे। उन्हें रातों रात घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े और जरूरी सामान बांधे। गुरप्रीत ने पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे जी? लुधियाना में मेरा चचेरा भाई बलदेव सिंह रहता है, कुछ दिन उसके यहाँ रह लेते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा तो अपने पिंड विच लौट आएंगे। चलो अब देर ना करो। धर्मवीर के पास एक पुरानी वैन थी। पूरा परिवार उसमें बैठकर गांव छोड़कर चला गया। कुछ घंटों बाद वो लुधियाना अपने भाई के यहाँ पहुँच गए, जहाँ बलदेव सिंह ने दरवाजा खोला। ओए धर्मवीर, की हालत बना रखी है। और की दसू, बाढ़ ने सब खत्म कर दिता। ओहो, ये तो बड़ा बुरा हुआ। चलो अंदर आओ, अंदर आओ चलो। बलदेव ने उन्हें अंदर बुला लिया। बलदेव की पत्नी का उन्हें देखकर थोड़ा मुंह बन गया, लेकिन वो कहती भी क्या। अब वो सब उनके साथ ही रहने लगे। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बलदेव और उसकी पत्नी प्रमिला के व्यवहार में बदलाव आने लगा। तो अब क्या साबुन भी हम ही ला कर देंगे? तुम लोग वो भी नहीं ला सकते क्या? अब मेरा पति बेचारा अकेला क्या क्या करे? वो प्राइवेट नौकरी करते, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं जो इतने लोगों का खर्चा उठाते फिरे। ये सुनकर गुरप्रीत चुप हो गई, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो भले ही घर के सब काम करती, लेकिन फिर भी उसकी देवरानी किसी न किसी बात को लेकर उसे ताना मार ही देती। यूं ही दिन बीतने लगे। फिर एक रोज सिमरन को तेज बुखार हो गया। गुरप्रीत घबरा कर बोली, ओ जी, सिमरन का शरीर तो आग की तरह तप रहा है, लगता है इसे तेज बुखार है। धर्मवीर उसे जल्दी अस्पताल लेकर भागा, जहाँ डॉक्टर ने जांच करके कहा, देखिए ना, इन्फेक्शन है, अगले कुछ दिन अब इसे अस्पताल में भर्ती रखना पड़ेगा। ये सुनकर गुरप्रीत रोने लगी। हे वाहिगुरु, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू सानू। ओए तू तो इस सरदार की शेरनी वोटी है, वो घबरा मत, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। अब अगले दिन तक सिमरन अस्पताल में भर्ती रही। एक काम करो गुरप्रीत, तुम घर जाओ, इससे मैं सिमरन के पास रह लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो अस्पताल में रहकर तुम्हारी तबीयत पर कोई बुरा असर पड़े। अपने पति के कहने पर अब वो घर चली जाती है और अब सरदार जी दिन रात वहीं बैठे रहते। जब भी उन्हें भूख लगती तो वो अस्पताल के बाहर जाते। वहाँ कई ठेले लगे थे। धर्मवीर ने जहाँ भी नजर दौड़ाई, वहाँ हर तरफ बस ऐसे ही फास्ट फूड के ठेले थे। कहीं पिज्जा, समोसे, ब्रेड ऑमलेट, नूडल्स, लेकिन कहीं भी खाना नहीं था। कमाल है यार, यहाँ इतने ठेले हैं लेकिन सब जगह बस वही फास्ट फूड खाना है। खाना तो कहीं है ही नहीं। अब लगता है इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब उसने मन मारकर वो खाना खा तो लिया, लेकिन उसे वो स्वाद नहीं आया। तभी उसने देखा कि एक ठेले पर 2 अस्पताल कर्मचारी बात कर रहे थे। यार रोज रोज यही पिज्जा और समोसे खाकर बोर हो गया हूँ। सच में यार, घर के खाने को तो तरस गए। काश यहाँ कोई घर जैसा खाना बेचता। जब से गाँव से शहर आया हूँ ना, माँ के हाथ के दाल चावल खाने को तरस गया हूँ। राजमा चावल, कड़ी चावल, क्या स्वाद होता था उन सब में। सच कहूँ तो मेरा तो सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने का और वो लस्सी के साथ हरी मिर्च के साथ खाने का बड़ा मन करता है यार। उनकी ये बात सुनते ही सरदार जी की तो जैसे आंखों में चमक आ गई। ओ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर मैं भी खाने का ही काम शुरू कर दूं तो वैसे भी गांव में कोई शादी ब्याह होता था तो लोग तो मुझे ही बोलते थे बनाने को, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कितना अच्छा खाना बना लेता हूँ। हाँ माना ये शहरी चोचले नहीं आते, लेकिन देसी खाना तो बनाकर खिला ही सकता हूँ ना। फिर कुछ दिन बाद सिमरन ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई, लेकिन उसी दिन बलदेव सिंह ने उनसे कह दिया, धर्मवीर देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अब तुम लोग अपने रहने का इंतजाम कर। भाई मैं भी फैमिली वाला हूँ, आखिर कब तक तुम लोगों को अपने यहाँ रखूंगा। देख मेरी बात समझ, तेरी भाभी से रोज मेरी इस टॉपिक पर लड़ाई होती है। कोई गल नहीं भाई, हम संभाल लेंगे।
फिर कमरे में जाकर वो अपना सामान बांधने लगे। गुरप्रीत ने पूछा, अब क्या करेंगे? पहले यहाँ से चलो, फिर मैंने कुछ काम सोचा है। अगर वो चल निकला तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। धर्मवीर के पास कुछ पैसे थे जिससे उसने एक कमरा किराए पर ले लिया। बताइए जी, क्या काम सोचा है आपने? मैंने काम सोच लिया है, फूड वैन का। फूड वैन? हाँ गुरप्रीत, अस्पताल के बाहर लोग घर के खाने को तरस रहे हैं, गरम पंजाबी खाना बनाकर बेचे तो जरूर चलेगा। अगर आपको इतना विश्वास है तो मैं भी तैयार हूँ। फिर उन्होंने अगले ही दिन जाकर जरूरत का सामान ले लिया। फिर अगले दिन ही दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। पूरी रसोई में खुशबू फैल गई। राजमा उबल रहे थे, कढ़ी पक रही थी, सरसों का साग बन रहा था। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पंजाब रसोई में उतर आया है। हाँ गुरप्रीत, बस आज हमारी किस्मत भी बदल जाए। अब उन्होंने सब बनाकर तैयार किया। राजमा चावल, कढ़ी चावल, मक्के की रोटी और सरसों का साग, इसके साथ में ठंडी ठंडी लस्सी। फिर सब कुछ बड़े बड़े कंटेनर में वैन में रखा गया। कुछ देर बाद वो अपनी वैन लेकर अस्पताल के बाहर पहुंच गए। वैन के ऊपर उन्होंने बोर्ड लगाया, सरदार जी की फूड वैन, घर जैसा पंजाबी खाना। जैसे ही लंच टाइम शुरू हुआ तो लोग बाहर आए खाना खाने के लिए। शुरू में लोग दूर से देख रहे थे, फिर एक नर्स उनके पास आई। जी, क्या मिलता है यहाँ? ओ बहन जी, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सरसों का साग, सब घर जैसा। एक बार खा कर तो देखो। अच्छा ये बात है तो एक प्लेट लगा दो। फिर नर्स ने एक प्लेट ली। जैसे उसने पहला कौर खाया उसकी आंखें चमक उठी। वाह, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। तभी वो दोनों लड़के भी वहाँ गए। उन्होंने जैसे ही राजमा चावल और सरसों का साग वहाँ देखा तो उनका मन खुश हो गया। वाह भाई, जल्दी से हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दो। मैं तो राजमा चावल खाऊंगा, और मैं तो सरसों का साग और मक्के की रोटी, साथ में लस्सी भी। फिर कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई। लोग लाइन में लगने लगे और कुछ देर बाद तो अस्पताल के डॉक्टर भी आ गए। एक डॉक्टर ने पूछा, ये खाना आपने बनाया है? जी हाँ जी, मैंने ही, और मेरी वोटी मतलब मेरी कलाड़ी ने बनाया है। वाह, कमाल का स्वाद है। अब देखते ही देखते वैन के सामने भीड़ लग गई। कोई राजमा ले रहा था, कोई लस्सी, कोई कढ़ी चावल, तो कोई कुल्हड़ वाली खीर। शाम तक सारा खाना खत्म हो गया। सरदार जी ने आसमान की ओर देखा। वाहिगुरु, तूने फिर से जीने का रास्ता दे दिता। कुछ ही महीनों में सरदार जी की फूड वैन अस्पताल के बाहर सबसे मशहूर बन गई। लोग दूर दूर से आते। कोई कहता कि यहाँ घर का स्वाद मिलता है, तो कोई कहता यहाँ दिल से खाना बनता है। फिर एक दिन सिमरन ने पूछा, पापा क्या हम फिर अपने गांव लौटेंगे? सरदार जी मुस्कुराए। हाँ पुत्र, एक दिन नया घर भी बनेगा और खेत भी। पुत्र, मुसीबत इंसान को तोड़ने नहीं, उसनों नया रास्ता दिखाने आती है। गुरप्रीत ने भी सिर हिलाया और उनकी नई जिंदगी की कहानी वहीं से शुरू हो गई। अब वो खूब अच्छी कमाई करने लगे और पूरे लुधियाना में फेमस हो गए। कुछ समय बाद उसने लुधियाना में भी खुद का बड़ा सा घर ले लिया। साथ ही उन्होंने अपने गांव में भी पक्का घर बना लिया। पाँच साल की राधिका रेलवे प्लेटफॉर्म के पास जोर जोर से रो रही थी। सभी यात्री वहाँ से होकर गुजर रहे थे और उसे इग्नोर करके चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई भिखारन की बच्ची है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। दरअसल थोड़ी देर पहले वहाँ एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कई यात्री अपनी जान से हाथ गवा बैठे थे। उन जान गंवाने वाले लोगों में राधिका के माँ बाप भी थे। अब राधिका को देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। इधर उधर भटकते वो कुछ भिखारियों के ग्रुप में पहुंच गई और उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगी। तभी वहाँ पर एक 18 साल का लड़का रोनी आया। वो भी एक भिखारी था। अरे बच्ची, कहाँ रहती हो तुम? मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी है कहाँ? उन लोगों ने मेरी मम्मी पापा को जला दिया। मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे लगता है यहीं पास के रेलवे स्टेशन के पास जो यात्री मारे गए थे उनमें इसके माँ बाप भी थे। ये बेचारी तो बच गई, इसके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। आओ तुम मेरे साथ चलो। अब धीरे धीरे वो 5 साल की बच्ची राधिका उन्हें भिखारियों की गैंग के साथ रहने लगी। वहां के सरदार ने उसे भी भीख मांगने पर लगा दिया। लेकिन राधिका जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे ही वो एक सरकारी स्कूल के पीछे बैठकर खिड़की से पढ़ाई किया करती थी। ऐसे ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और जवान हो गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जन्म से भिखारी नहीं हूँ, मैं भी किसी अच्छे घर की हूँ। मुझे किसी भी तरह भीख मांगना छोड़ना होगा, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। इसके अलावा मैं कर ही क्या सकती हूँ। खैर, राधिका सिग्नल के पास अभी भी इधर उधर भीख मांग ही रही थी कि तभी उसने एक ठेले वाले को देखा जो बर्गर बेच रहा था। तभी राधिका के मन में एक ख्याल आया।
मैं हर रोज देखती हूँ कि बड़े बड़े घरों से लोग आते हैं और इन ठेले वालों के पास फास्ट फूड खाते हैं। मुझे तो सब कुछ बनाना आता है और थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से मैंने पढ़ाई भी कर ली है, तो क्यों ना मैं भी फास्ट फूड का एक ठेला लगा लूं। तभी उसके पास रोनी आ गया। राधिका यहाँ क्यों खड़ी हो? कितना इकट्ठा हुआ आज? भैया, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं भीख नहीं मांगूंगी। धीरे धीरे बोलो, अगर सरदार ने सुन लिया ना तो तुम्हारे हाथ पैर काट कर भीख मंगवाएंगे। तुम्हें पता है ना, इन झुग्गी झोपड़ी वालों ने तुम्हें पाला है और तुम्हारा इस्तेमाल वो लोग भीख मंगवाने के लिए करते थे। रोनी भैया, मैं आपको बचपन से ही बड़ा भाई मानती हूँ। मुझे पता नहीं बचपन से क्यों लगता है कि मैं किसी अच्छे घर से हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कुछ और काम कर लूंगी, पर मैं भीख नहीं मांगूंगी। राधिका, जो तुझे लगता है वो सही लगता है। जब तू 5 साल की थी तो शायद तेरे माँ बाप एक ट्रेन हादसे में गुजर गए थे। तू मुझे रेलवे ट्रैक पर मिली थी और मैं ही तुझे इस इलाके में ले आया। लेकिन अगर तू भीख मांगना छोड़ना चाहती है तो तू यहाँ से कहीं दूर निकल जा। अगर इन लोगों ने देख लिया ना तो तेरे हाथ पैर काट देंगे। ठीक है भैया, मैं यहाँ से दूर किसी गांव में निकल जाती हूँ और वहीं पर कोई अपना धंधा कर लूंगी। मैंने ढेर सारे पैसे भी इकट्ठा कर लिए भैया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कर, ये ले, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, ये भी तू ले ले। पर मुझे बता देना किस गांव में जा रही है। मैं तुझसे मिलने चुपके चुपके आया करूंगा। अब जल्दी से यहाँ से निकल जा। भैया, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भगवानगढ़ नाम का एक गांव है। मैं उसी गांव में जा रही हूँ। उस गांव के बारे में मैंने पढ़ा है। वो गांव बहुत पिछड़ा है। उस गांव में मैं फास्ट फूड का ठेला लगाऊंगी तो मेरा धंधा खूब चलने लगेगा। ठीक है, तू निकल, वरना अगर किसी ने सुन लिया तो तू आजाद नहीं हो पाएगी। राधिका ने तुरंत ट्रेन पकड़ी और वहाँ से भगवानगढ़ गांव निकल गई। अब राधिका पूरी तरह अकेली हो चुकी थी, लेकिन अंदर से वो बहुत स्ट्रांग थी। मैं अकेली इस गांव में तो आ गई हूँ, पर मैं फास्ट फूड का ठेला लगाऊंगी कहाँ और कैसे? ऐसा करती हूँ, इस गांव में कोई ना कोई प्रधान तो होगा ही। मैं उनसे जाकर परमिशन ले लेती हूँ। राधिका ने गांव के प्रधान का पता लगाया और उनकी हवेली पर पहुंच गई। प्रधान जी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इससे पहले मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक अनाथ आश्रम में रहती थी, पर अब मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं और इस गांव में फास्ट फूड का एक ठेला लगाना चाहती हूँ। अगर आप परमिशन दे दे तो। अरे क्यों नहीं बेटा, तुम एक अनाथ लड़की होकर भी खुद के दम पर कुछ करना चाहती हो तो मैं भला परमिशन क्यों नहीं दूंगा। लेकिन हर महीने जो भी कमाई हो उसका 10% हमें देना पड़ेगा। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। राधिका ये सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन हर चीज इतनी आसान लगती तो है पर होती नहीं। प्रधान के आसपास जो लड़के खड़े थे वो घूर घूर कर राधिका को देख रहे थे और लार टपका रहे थे। खैर, उस गांव में कोई दूसरी फास्ट फूड की दुकान थी नहीं, तो अगले ही दिन से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। बेटिया, जरा 2 समोसे और एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ। अरे क्यों नहीं चाचा, अभी लो। ये लो चाचा, गर्मा गर्म चाय और समोसे। चाचा, मेरे हाथ के पकौड़े खाकर देखो, अगर मजा ना आ जाए तो पैसे मत देना तुम। बेटिया, हमको तुम्हारे बोलने का तरीका बड़ा मजेदार लगता है। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना, और तुमने जब बोल ही दिया है तो पकौड़े भी दे ही दो। ये सब हमारे मित्र हैं, इनको भी चाय पकौड़े खिला दो, सबका पैसा मैं दूंगा। राधिका ने सभी को चाय पकौड़े खिलाए। सभी को उसके हाथों का फास्ट फूड बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। आसपास के गांव के लोग भी वहां पर आने लगे। फिर एक रात जब वो अपने तंबू में सो रही थी तो प्रधान के वही छिछोरे लड़के उसके पास आए। अरे सुंदरी, तुम्हारे हाथों का स्वाद तो इस गांव को बहुत पसंद है, क्या तुम अपना स्वाद चखाओगी? तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे साथ छेड़खानी करने आए हो? अरे वाह दोस्तों, लड़की तो जरूरत से ज्यादा ही चालाक है। अब जब तू सब कुछ समझ ही गई है तो चलो तुम्हारा स्वाद चखी लेते हैं। राधिका हिम्मत वाली तो थी, लेकिन 3-4 लड़कों के सामने वो भला क्या कर सकती थी। वो सिर्फ मदद की गुहारी लगा सकती थी, पर वो सब लेकिन प्रधान के लड़के थे, तो कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं होता था। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। तभी अचानक वहां पर लाठी लेकर रोनी आया। उसने प्रधान के आदमियों को खूब मारा और अपनी बहन को बचा लिया। राधिका, मुझे पता था कि तुम अकेले सब कुछ कर लोगी, लेकिन एक लड़की जमाने से नहीं बच सकती, क्योंकि समाज बहुत बुरा है। एक अकेली लड़की को देखकर लोग तुरंत मुंह मारने आ जाते हैं। राधिका, चलो मेरे साथ। रोनी उसी वक्त राधिका का हाथ पकड़कर प्रधान की हवेली लेकर चला गया। रोनी ने सारी बात प्रधान को बता दी। तुम जैसे छिछोरे लड़कों की वजह से ही हमारा और हमारे गांव का नाम खराब होता है। एक बेचारी अकेली लड़की को देखकर तुम लोग उस पर टूट पड़े। वैसे बेटा, तुम कौन हो? प्रधान जी, मैं इसका भाई हूँ। सगा तो नहीं, लेकिन सगे से बढ़कर हूँ, और आज के बाद मैं भी इसके साथ यहीं रहूंगा, इसकी सुरक्षा के लिए। अगले दिन राधिका ने अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाया तो रोनी भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसके फास्ट फूड के स्टॉल पर इतनी भीड़ देखकर
रोनी को बहुत आश्चर्य हुआ। अगले दिन राधिका ने अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाया तो रोनी भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसके फास्ट फूड के स्टॉल पर इतनी भीड़ देखकर रोनी को बहुत आश्चर्य हुआ। राधिका, अभी तुम्हें आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी तुम्हारा फास्ट फूड का काम कैसे चलने लगा? भैया, जिस स्कूल के पीछे मैंने पढ़ाई की है वहाँ का एक टीचर अक्सर कहता रहता था कि अगर कोई भी काम मजे से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। मैंने वही ट्रिक इस्तेमाल कर ली। बस मुझ में एक कमी थी और वो ये कि मैं अकेली लड़की थी। पता है, तुम्हारे जाने के बाद भिखारी गैंग को पता चल गया था कि मैंने ही तुम्हें यहाँ से भगा दिया है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह चुपके से तुम्हारे पास आ गया और अब यहीं रहूंगा। तुम्हारे साथ ये फास्ट फूड की दुकान चलाऊंगा और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके पहले तुम्हारी शादी करूंगा और फिर अगर हो सके तो तुम मेरी शादी करा देना। तो इस तरह धीरे धीरे उनका फास्ट फूड का ठेला खूब चलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने ढाबा खोल लिया और रोनी ने अपनी बहन की शादी गांव में ही रहने वाले एक व्यापारी के लड़के से करा दी। उसके बाद राधिका ने प्रधान जी से बात करके प्रधान जी की बेटी से रोनी की शादी करा दी और अब सभी लोग खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।